नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम वर्ल्ड और मैं हूं सोनू त्यागी। स्वागत है सभी का इस सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले ट्रंप के द्वारा दी गई धमकी की। ट्रंप ने हाल फिलहाल में भारत और भारत के जैसे जो बाकी उसके साथी हैं ब्रिक्स के अंदर, उन सबको धमकी दी है कि तुम्हारे सबके प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने डॉलर की वैल्यू को गिराने की कोशिश की। तो अब डॉलर की वैल्यू को कैसे गिरा सकते हैं भारत और भारत के जैसे बाकी देश हैं ब्रिक्स के अंदर? ऐसी धमकी क्यों दी जबकि ट्रंप वो व्यक्ति है जिनके जीतने की लगभग खुशी सारे भारतीयों को हुई थी। ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भारत या भारतीयों के खिलाफ बहुत कम शायद कोई बयानबाजी की हो, लगभग फेवर में बात करते हैं। ट्रंप वो व्यक्ति है जिनके साथ मोदी जी अपने बहुत अच्छे संबंध बताते हैं। ट्रंप खुद मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। तो ऐसी बयानबाजी क्यों कर दी राष्ट्रपति बनने से पहले ही? अभी तो बने नहीं है, 20 जनवरी को बनेंगे, अभी तो बाइडेन साहब ही हैं वहां पर। तो अभी उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि 100% टैरिफ लगा देंगे? और इससे होगा क्या? 100% टैरिफ अगर उन्होंने भारत के सामान पर लगाया तो भारत का सामान अमेरिकी मार्केट के अंदर लेस कंपिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि दुगना महंगा हो जाएगा। फिर कौन खरीद रहा है? और अगर खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी, और इकोनॉमिक्स के रूल के नियम से अगर डिमांड कम है तो फिर वो ऑब्वियस बात है कम ही बिकेगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट, उस पर दिक्कत आ जाएगी। ये धमकी है ट्रंप की तरफ से। अभी जो धमकी मिली है ट्रंप की तरफ से टैरिफ को 100% करने की, इस पर भारत का स्टैंड क्या है? ये सिचुएशन अराइज कहां से हुई है? भारत इस पर क्या करने वाला है? बाकी देशों का क्या स्टैंड है? ठीक है, इस सब के बारे में जानेंगे। ये सब कुछ जो किया गया, अब बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये भी कहा है कि इन सब सारे के सारे देशों को यूएस मार्केट को टाटा बाय बाय भी बोलना पड़ सकता है कि शायद वो यूएस में अपना सामान बेच ही ना पाए। ये सब कुछ कहा है ट्रंप ने। ऐसी प्रीवियस थ्रेट भी वो दे चुके हैं। कब? जब उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की बात की थी। किसके ऊपर 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने बात की थी? मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 10%, चाइनीज उसके ऊपर। ऐसा वो पहले भी बहुत बार कह चुके हैं। अब क्या पता वो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब देखो कहा क्या है, कहा यह है कि अगर डॉलर की वैल्यू को गिराने की कोशिश की तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। किसको कहा है? ब्रिक्स के देशों को कहा है। पहले ब्रिक्स को देख लेते हैं। ब्रिक्स के मेंबर कौन है? ब्रिक्स के मेंबर में जो पुराने 5 मेंबर है हमारे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 4 नए मेंबर जुड़े हैं जिनमें से यूएई, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो इन चारों को जरूर ध्यान रखिएगा। 5वां मेंबर है सऊदी अरेबिया, जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे। इनके अपने कारण है। इन्होंने ब्रिक्स के ऑफिशियल मेंबर बनने को कंफर्मेशन इसलिए नहीं दी है क्योंकि ब्रिक्स के अंदर भैया रशिया भी है, ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है, और रशिया और चाइना यूएस के एंटी हैं, और सऊदी अरेबिया यूएस की गोदी में बैठा रहता है। एक तरीके से यूएस का एक बहुत ही ज्यादा क्लोज अलाई है, साथी है एकदम से। तो सऊदी अरेबिया अगर इन देशों के पास जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएस से दूर जाएगा, और यूएस से दूर जाएगा तो उसको फिर तो खतरा है। वहां पर जो एड, मदद, हेल्प वहां से मिलती है शायद वो मिलनी बंद हो सकती है। यूएस सवाल पूछेगा, भैया पैसा हमसे लेते हो और मदद और जा रहे हो इनके खामे में, तो फिर इसलिए सऊदी अरेबिया का कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। अर्जेंटीना को भी इनविटेशन दिया गया था, अर्जेंटीना ने साफ साफ मना कर दिया, हमें कम्युनिस्ट देशों के साथ नहीं जाना। अब खैर सारे तो कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन रशिया चाइना को देख करके उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 9 कंट्रीज अभी ब्रिक्स का हिस्सा हैं। 13 देश अभी इस वेटिंग लिस्ट में है जिनको अभी ब्रिक्स का हिस्सा बनना है। वो चाहते हैं ब्रिक्स का हिस्सा, क्योंकि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ब्रिक्स दुनिया भर में एक्सपैंड हो रहा है। ग्लोबल जो जीडीपी है उसमें ब्रिक्स का हिस्सा बढ़ रहा है, ग्लोबल ट्रेड में ब्रिक्स का हिस्सा बढ़ रहा है। तो यहां पर जो चिंताएं हैं वो ये हैं कि ब्रिक्स के देश अपनी कोई न्यू ब्रिक्स करेंसी ना बना लें। और अगर इतने सारे देशों ने मिलकर के ब्रिक्स करेंसी बना ली, जैसे यूरोजोन, यूरोप के अंदर यूरो चलता है, ऐसे कहीं ब्रिक्स देशों ने अपनी ब्रिक्स करेंसी बना ली और ये आपस में अगर ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करने लगे, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर ईरान भी है, यहां पर यूएई भी है, यहां पर रशिया भी है, और कल तो अगर सऊदी अरेबिया भी जुड़ गया तो सारा ऑयल प्रोडक्शन तो यहीं पर हो रहा है। कंज्यूम कौन करता है? इंडिया और चाइना। ये सब यहां से मंगा लेंगे, और अगर ब्रिक्स करेंसी में ही मंगा लेंगे तो डॉलर की वैल्यू तो अपने आप अंडरमाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। और डॉलर तो यूएस का है, मतलब यूएस की करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, वो तो फिर तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा ना। उनका जो डोमिनेंस है उनका, ये सारा ट्रेड उनके हाथ से निकल जाना है। तो पहला खतरा यही है कि अगर इन्होंने ब्रिक्स करेंसी को बनाया तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा, अगर वो नई करेंसी नहीं बना रहे, क्या वो किसी और करेंसी को बैक कर रहे हैं ताकि वो यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकें? अगर ऐसा कुछ भी किया, यही धमकी है कि अगर इनमें से कुछ भी किया, साफ साफ धमकी दी गई है, तो सबके सामान के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे भैया ट्रंप। ठीक है, इन देशों को ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। कजान में समिट हुआ था, अभी 2024 ब्रिक्स का समिट हुआ था। कजान रशिया का शहर है, वहां पर हुआ था। और वहां पर पुतिन ने एक्यूज किया है, किसको? यूएस को एक्यूज ये किया है कि भैया अमेरिका जो है वेपनाइज करता है डॉलर को। वेपनाइज कैसे करता है? किसी भी देश के ऊपर कभी भी सैंक्शन लगा देता है, उनके जो डॉलर के एसेट होते हैं उनको फ्रीज कर देता है, कंपनियों का पैसा डॉलर की फॉर्म में रखा होता है उसको फ्रीज कर देता है। क्या करता है? जो
अभी यहां पर ये पुतिन भाई साहब ने एक्यूजेशन लगाए कब, इस मीटिंग में। इस मीटिंग में और क्या डिस्कस हुआ, इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ था नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस का, नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस का डिस्कशन हुआ था कि कुछ भी ऐसा करें क्या कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी ना बचे, कुछ भी ऐसा करें क्या कि हम कुछ डॉलर के अलावा किसी और चीज को कर सकें। हालांकि पुतिन ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि अभी हम कोई यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, इसके अलावा कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहे हैं अभी, लेकिन नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन की बात हुई है, लोकल करेंसीज को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पुतिन भैया अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ थे, बाइडेन के टाइम पे तो बिल्कुल थे। अभी तो ट्रंप साहब आएंगे तो देखते हैं क्या, क्योंकि इनकी भी ट्रंप के साथ थोड़ी बहुत चल जाती है, ये भी थोड़े से उसी मिजाज के हैं, सनकी टाइप के, और ट्रंप भाई साहब भी थोड़े से वैसे ही हैं, तो शायद इन दोनों की थोड़ी सी आपस में बन जाए। ट्रंप ने वैसे भी कहा है, और पिछले टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि रशिया के साथ अमेरिका के संबंध थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इनकी बातें हुई थी पिछली बार भी ट्रंप के साथ, तो इस बार भी शायद ये आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ तो पुतिन ने पहले ही मना कर दिया कि हम यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी तो अभी नहीं बना रहे, लेकिन जब ये मीटिंग हुई थी, जो कजान समिट हुआ था, वहां पर पुतिन अपने हाथ में इस तरीके के ब्रिक्स के नोट लेकर के आए थे। हालांकि वो सिर्फ एक टोकन करेंसी थी, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक टोकन करेंसी है, सिर्फ नाम की करेंसी है, अभी हम ऐसा कुछ बना नहीं रहे हैं, लेकिन इशारा कर दिया था। और वो फोटो भी खिंचवाई थी, और वो फोटोज उनकी बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी, और वो एक तरीके से सिर्फ यूएस को चिढ़ाने का एक तरीका था कि देखो अभी तो मना तो कर रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर टोकन बन सकता है तो रियलिज्म में भी बन सकता है, तो ज्यादा अपने डॉलर को वेपनाइज करने की कोशिश मत करो, तुम भी औकात में रहो, हम भी औकात में रहेंगे, वो एक तरीके का। इसीलिए अभी ट्रंप को ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। अब क्योंकि मैंने यहां पर नाम लिखा है कि ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, अब ये क्या है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को समझ लो, या आपकी नॉलेज को बढ़ाने में थोड़ा सा यहां पर काम आएगा। भैया स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, लेकिन ये दुनिया भर के देशों में आपसी जब पैसे का लेन देन होता है तो वहां पर ये पेमेंट मैसेजेस का सिस्टम है। मैसेज इसके थ्रू जाते हैं, मैसेज जाते हैं तो कंफर्मेशन होती है कितना पेमेंट आना है, जाना है, क्या सिस्टम कैसे जनरेट होगा, तो वो मैसेज का कम्युनिकेशन का सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम। ये 1973 से शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। ठीक है, यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, ये कोई मनी सेटल नहीं करता, इसमें कोई पेमेंट सेटलमेंट नहीं होती, ये तो सिर्फ मैसेजिंग करने का काम करता है। कंट्रोल कौन करता है इसको, G10 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है, और जो बेल्जियम का नेशनल बैंक है वो इसको कंट्रोल करके रखता है, बेस्ड इन बेल्जियम, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, 11,000 मेंबर बैंक हैं इसके, 200 देश इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1973 में शुरू हुआ था, ये ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऑब्वियसली बात है, जब 11,000 बैंक इसके अंदर हैं, 200 देश इसको यूज कर रहे हैं, तो कितना ग्लोबल ट्रेड इसके अंदर होता होगा, क्योंकि ये एक क्रेडिबल सिस्टम बन चुका है। हालांकि हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे हैकिंग अटैक भी हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये एक ट्रस्टवर्दी सिस्टम है, तो इसका यूज करके बैंक्स आपस में पैसे का लेन देन करते रहते हैं। भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी स्विफ्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्विफ्ट वाले सिस्टम से बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया की अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, ये दोनों देश बाहर हैं। अब आप कहोगे तो रशिया भैया कहाँ है, तो रशिया को भी 2022 में बाहर कर दिया था। रशिया भी 2022 में, जब से रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को, उसके वॉर के शुरू होते ही रशिया को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। तो आज के डेट में ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया तीनों स्विफ्ट से बाहर है। अच्छा, मतलब स्विफ्ट सिस्टम से, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से या पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर निकाल दिया, तो इसका नुकसान क्या होता है। अगर हम किसी भी देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, तो उससे नुकसान क्या होता है भैया। नुकसान क्या है, आपके बैंक आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आपके बैंक ग्लोबली वो व्यापार वगैरह के लिए वो पेमेंट का वो नहीं कर पाएंगे, तो आपके एक्सपोर्ट्स में भी दिक्कत आएगी, इंपोर्ट में भी दिक्कत आएगी, इंटर बैंक ट्रांसफर में भी दिक्कत आएगी। एक तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे उसका फर्क पड़ेगा। और ना सिर्फ इकोनॉमी में, डोमेस्टिक लेवल पर भी फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भैया, डोमेस्टिक लेवल पर सारी पेमेंट थोड़ा ना सिर्फ कैश में होती है, क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी तो होती है। तो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, मेजर जो क्रेडिट कार्ड है वो कहां से बनते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, एमएक्स वगैरह से ही तो बनते हैं बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड। तो वो जो बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड बनते हैं, वो सब भी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अगर आपको बाहर कर दिया जाएगा तो आपके कार्ड भी बाहर हो जाएंगे, तो आप उनको भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो डोमेस्टिक पेमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। अब क्योंकि रशिया इससे बाहर है, क्योंकि ईरान इससे बाहर है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इससे बाहर है, तो उसके जो सिटीजन्स हैं वो अगर अब्रोड ट्रेवल करेंगे तो वहां पर भी उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को तो यूज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बैन है, क्योंकि उन पे रशियन एंटिटी उनकी लिखी हुई है, उन सबको तो बैन किया हुआ है।
तो ये सारी दिक्कतें आएंगी किसी भी देश को अगर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो। अब इसका क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कुछ समझदार या कहें कुछ बड़े बड़े देशों ने अपने ऑल्टरनेटिव्स निकाले हुए हैं, जैसे स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव। क्योंकि रशिया को इससे बाहर निकाला हुआ है, तो रशिया को बाहर कब निकाला? 2022 में, लेकिन रशिया ने 2014 में ही अपना SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस ये 2014 में बना लिया था, जब क्रीमिया के साथ युद्ध लड़ा था रशिया ने 2014 में। क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था और 2014 में रशिया ने क्रीमिया में एक रेफरेंडम करा करके क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया था। इमेजेस में यहां पर लगाना भूल गया, लेकिन आप देख सकते हैं क्रीमिया कहां पर था, यूक्रेन का हिस्सा था, रशिया ने अपने अंदर उसको मिला लिया था 2014 में। उसके बाद ही उसने अपना ये SPFS भी बना लिया। ऐसा ही चाइना, क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना की और यूएस की नहीं बनती है ज्यादा, तो यूएस कभी भी चाइना के ऊपर इस तरीके के सैंक्शन लगा सकते हैं, उसको स्विफ्ट से बाहर कर सकता है। हालांकि यूएस ऐसा करने का रिस्क कभी नहीं लेगा कि इतना बड़ा पंगा चाइना से ले, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी और चाइना ने बहुत हद तक यूएस को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है, तो ऐसा करने की सोचेगा नहीं। लेकिन फिर भी चाइना ने अपना चाइनाज क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम सिप्स पहले से बनाया हुआ है। अभी जो आप बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सुनते हैं, और क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो ब्लॉकचेन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी पर यूज होती है, उसी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके एक रिपल नेट भी बनाया हुआ है, ये भी इंटर बैंक ट्रांसफर पेमेंट वगैरह को वो करता है। लेकिन क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो ये थोड़ा सा हिडन टाइप की पेमेंट ट्रांसफर का काम करता है, ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स में नहीं आता है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अब ब्रिक्स जो हमारा ये ग्रुप है, इसका अपना फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ब्रिक्स के अंदर फाइनेंस की क्या किस तरीके की वो बने हुए हैं, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म ब्रिक्स के अंदर क्या है। तो देखो भैया, एक बना हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब बना था? 2014 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में, चाइना में है। ये 2014 में बना था। ये कुछ कुछ वैसा ही है और वैसे ही काम करता है जैसे दुनिया में वर्ल्ड बैंक करता है। जो काम दुनिया के लिए वर्ल्ड बैंक करता है कि सॉफ्ट लोन देता है, लंबे टाइम के लिए देता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के काम करता है, देश की ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ के काम करता है, वर्ल्ड बैंक जैसे दुनिया भर के लिए करता है, ऐसे ही हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ये ब्रिक्स का है, ब्रिक्स देशों का है, और ये ब्रिक्स के देशों को इस तरीके के लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कंटिंजेंट रिजर्व फंड। अगर आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है और अगर आपको ग्लोबल लेवल पे IMF का नाम पता है, तो जैसे दुनिया के लिए IMF है जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, और वो शॉर्ट टर्म लोन इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर कहीं पर आ जाए या कोई छोटी मोटी तंगी देश के ऊपर आ रही हो, तो उस तंगी को शॉर्ट टाइम के लिए सुलटा जा सके। तो दुनिया के लिए वो काम IMF करता है, वही काम ब्रिक्स देशों के लिए कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट करता है। आप चाहें तो इस चीज को पढ़ सकते हैं, वहीं से आपको वो चीज पता चल जाएगी। ये कब बना था? ये 2015 में बनाया था, ब्रिक्स कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए। अब एक चीज और बता दूं, देखो इन देशों ये न्यू डेवलपमेंट बैंक या CRA जो है, इनके अंदर पैसा कहां से आता है लोन देने का? तो ये सब देश ही आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके अंदर एक चीज और बता दूं, यहां पर जो वर्ल्ड बैंक के अंदर है या IMF के अंदर है, वहां पर एक सिस्टम चलता है कि जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड बैंक में, जिस देश का जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस देश की उतनी ज्यादा चलती है। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूशन कोई कितना भी करो, लेकिन वन कंट्री वन वोट, यहां पर बराबर वोटिंग है सबको। वर्ल्ड बैंक के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फिर अमेरिका का होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा से या बात जो चलती है वो अमेरिका की चलती है। यहां पर ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का अब क्यों ये दिक्कत है? अगर ब्रिक्स देशों ने ऐसा कुछ बनाया तो उससे दिक्कत क्या हो जाएगी? दिक्कत ये हो जाएगी कि दुनिया का अभी हाल में 58% जो रिजर्व है, फॉरेक्स जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो डॉलर में है। और अगर नई करेंसी बनी तो इसको भी दिक्कत हो सकती है। दुनिया का 88% जो अभी ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी किस में होता है? वो भी डॉलर में होता है। अगर ब्रिक्स देशों ने इतने बड़े पैमाने पर, जिनकी आज की डेट में लगभग 40-45% ग्लोबल GDP का हिस्सा वो बनने वाले हैं, बड़े बड़े देश इकोनॉमी के साथ इस ब्रिक्स के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपनी ब्रिक्स करेंसी बनाई तो डॉलर की यहां पर भी वैल्यू कम हो जाएगी और डॉलर की यहां पर भी वैल्यू कम हो जाएगी। सारी बड़ी बड़ी जो कमोडिटीज हैं लाइक ऑयल या ये सब कुछ अभी डॉलर में ट्रेड की जाती हैं, लेकिन अगर ब्रिक्स देशों ने अपना ऐसा कुछ ब्रिक्स करेंसी बना ली तो ऑयल, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग मेजर कंट्रीज जिसमें रशिया, ईरान और आपका सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब देश अगर ब्रिक्स करेंसी को अपना लेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है, चांसेस बहुत कम है, साफ साफ सबने मना किया हुआ है, भारत का रिस्पॉन्स अभी आप देखने वाले हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इन सब चीजों के अंदर भी डॉलर की वैल्यू की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, तो डॉलर की वैल्यू अपने आप ग्लोबली कम हो जाएगी। लेकिन भारत इसमें बहुत केयरफुल है कि कैसे ट्रंप साहब की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे उन सब के लिए। और हमारा भी प्लान है, हम भी बहुत ज्यादा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, लेकिन डी डॉलराइज जो करना है
डॉलराइज तो करना है, लेकिन कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा ना, एकदम से तो नहीं कर सकते। एकदम से क्यों नहीं कर सकते? एकदम से इसलिए नहीं कर सकते भैया क्योंकि हमारा यूएस के साथ ट्रेड बहुत बेहतर चल रहा है। 120 बिलियन डॉलर 2024 में पार कर लिया हमने। 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड चल रहा है हमारा यूएस के साथ। लीडिंग ट्रेड पार्टनर है यूएस हमारा। इतना अच्छा ट्रेड किसी देश के साथ चल रहा है और हम अक्सर ट्रेड सरप्लस में रहते हैं यूएस के साथ, मतलब ज्यादा सामान बेचते हैं, कम खरीदते हैं यूएस से हम। तो हम काहे को पंगा लेना चाहेंगे भैया यूएस से इस टाइम पर? ऐसा कुछ है नहीं कि हम करें। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और बहुत ही ज्यादा समझदार प्राणी नजर आते हैं भी, बिल्कुल हैं, और बात भी बहुत बेबाक तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उन्होंने एक तरीके से ब्रिक्स करेंसी को अभी थम्स डाउन दिया है कि हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उनके अपने क्या रिजर्वेशंस हैं, उनके दिमाग में क्या चीजें हैं, उनका कहना यह है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं ना ब्रिक्स के, वो आगे भी अपनी खुद की करेंसी को यूज करने की सोचेंगे। ब्रिक्स करेंसी में बहुत ज्यादा रिलायंस दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा अलाइनमेंट या वो तालमेल है नहीं अभी। क्यों नहीं है भैया? यहाँ पर इंडिया चाइना जैसे देश हैं जिनकी आपस में बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। चाइना वहां पर एक बहुत बड़ा देश है, वहां पर बन नहीं रही है। कई बार चाइना रशिया की भी बहुत ज्यादा नहीं बनती है। तो यहाँ पर बहुत सारे देश यहाँ पर कई देश ऐसे हैं जिनके आपस में अलाइनमेंट बहुत ज्यादा है नहीं। यहाँ पर रिलेशन इतने स्मूथ नहीं है जितने यूएस के और यूरोपियन देशों के हैं, या यूएस के और आपके कनाडा के हैं। तो यहाँ पर क्योंकि संबंध उतने स्मूथ नहीं है, अलाइनमेंट उतना ज्यादा है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा रिजर्वेशन है। इसलिए जयशंकर साहब ने तो अभी इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रखने की बात की है। और साफ साफ बात ये भी है कि इंडिया क्योंकि अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है, बढ़िया हो रहा है, तो क्यों डिस्टर्बेंस करेंगे? नहीं करना है डिस्टर्बेंस भैया। और भारत इस बात के लिए भी अवेयर है कि चाइना का डोमिनेंस कितना है ब्रिक्स के अंदर। मैं डोमिनेंस की बात करके आपको बताऊं, चाइना की जो अभी हमारी चाइना की जो इकोनॉमी है वो 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 17 ट्रिलियन। अगर चाइना के बाद बाकी सारे देशों को मिला देना, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन सबको मिला देना, तब भी कुल मिलाकर के भी 17 ट्रिलियन डॉलर नहीं बनती। तो सोचो चाइना का डोमिनेंस कितना ज्यादा है उस सिस्टम में। और जब चाइना का डोमिनेंस इतना ज्यादा, तो वहां पर चलेगी भी किसकी? चाइना की। और भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसे किसी सिस्टम को बहुत ज्यादा वो मिले जहां पर चाइना की ज्यादा चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है हम चाइना के साथ इकोनॉमिकली ऐसा कुछ टक्कर ले सकें। तो और अगर ये आगे बढ़ता, तो चाइना इस ब्लॉक को, इस ब्रिक्स वाले संगठन को अपने फायदे के लिए, अपने इकोनॉमिक या अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए भी इस्तेमाल करने की सोच सकता है। क्योंकि चाइना तो अमेरिका से पंगा ले सकता है, भारत तो अभी अमेरिका से पंगा लेने वाले बहुत ज्यादा हालात में नहीं है। चाइना और रशिया तो पंगा लेना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है वो ऐसा कुछ प्रपोजल लेकर के आए। भारत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, इस तरीके के किसी भी पंगे को लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही था। जैसे जैसे और कोई अपडेट आती रहेंगी कि क्या आगे डिसीजन लिया जाता है। धमकी तो ट्रंप भैया ने दे दी है और कई सारी और भी धमकियां वो अलग अलग देशों को दे रहे हैं। अभी जब राष्ट्रपति बनेंगे 20 जनवरी को, तो उसके बाद किस तरीके के कदम उठाते हैं। हालांकि बहुत शानदार कैबिनेट बनाते जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या काम होगा आगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एग्जाम वर्ल्ड पर। अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।